हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद रितेश प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अपनी सीरीज अपनी सेशन में जुड़ चुके हैं। जैसा कि बैक टू बैक हमारी क्लासेस जो है दी जा रही है। आप लोग भी जो है हर एक दिन की क्लासेस मिस नहीं कर रहे हो, प्रतिदिन आप लोग भी क्लास कर रहे हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, समान ज्ञान की ये जो सुपर डुपर वाली जो सीरीज चलती है, आप सभी तमाम बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम जब आप लोग देने के लिए जाओगे तो भाई जीके से जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे ये बहुत कारगर जो है साबित होगा। जी हाँ, तो जो भी बच्चे नए होंगे, न्यू होंगे, पहली बार जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, ऑफ कोर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और प्रीवियस जो है ना लेक्चर को जरूर देख लीजिए। बच्चों, जीके की स्पेशली प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस को जो है देख सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चंस हम लोग जो है करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। जी हाँ, तो ऑफ कोर्स जो है आप सभी लोग ऑफ कोर्स उस सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। इसी के साथ जो है हम अपनी स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, अपनी क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। और एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को, यदि आप लोगों को क्लासेस पीडीएफ नोट्स एक्सेट्रा हर एक वो नोटिस नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। ओके, इस इंफॉर्मेशन के साथ बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की ओर। ओके, क्या बात है सर, सभी को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी बच्चे जुड़ते हुए एकदम बहुत खूब। इसी के साथ पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। दोस्तों, हम लोग सभी टॉप जो है ना क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सभी टॉप क्वेश्चनों को देखेंगे सर। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग हर एक चीज करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है सर, हमारी जो क्लासेस होती है एकदम हर एक चीज होती है। पढ़ाई के साथ साथ जो है ना सर, मोटिवेशन भी होती है सर, सिंगिंग भी होती है, हर एक चीज होती है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है ना। क्वेश्चंस को मैं चाहूंगा थोड़ा जूम कर दूं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से जो है रीड कर पाए क्वेश्चंस को, देन आंसर इनका दे पाए, क्योंकि क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होगा। सर, पहला सवाल है सर, जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? जी हाँ, जातक की बात की जा रही है। जातक जो है ये किसका ग्रंथ है दोस्तों? बात किया जाएगा वैष्णव का है, जैन का है, बौद्ध का है या जैव धर्म का है। ये चारों धर्मों में से किस धर्म का जो है ना सर ये जातक ग्रंथ है? बता दीजिए, मान जाएंगे। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बता दीजिए सर, जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? वेल डन मेरे प्यारे साथियों, याद रखोगे जातक जो है वो आपका बौद्ध का जो है ना सर, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ओके, ऑप्शन सी देने वाले बच्चे राइट होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा सा ये क्वेश्चंस आई हुई है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं सर सबसे, ठीक है, हाँ, जरा सा आप लोग फोकस कीजिएगा सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सा देखिएगा, हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिया जाएगा। हमारे पास अभी लंबी समय है, ठीक है, लेकिन इस लंबी समय को हल्के में नहीं लेना है, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हो, है ना। तो अभी से ही लग जाना है और याद रखना है सर, सबसे प्राचीन वेद की यदि हम जिक्र करें, सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद जो है ये आपका कौन सा है? तो आप में से सभी बच्चे ये बताओगे कि सर सबसे जो प्राचीन वेद है वो आपका ऋग वेद है। बहुत अच्छी बात है, ऋग वेद ही होगा। सर, यदि ये आपसे पूछ दिया जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तब आप लोग क्या बताएंगे गाइस? हाँ, वेदों की संख्या, ये बताइए। हाँ, वेदों की संख्या कितनी है? फटाफट बताते चलोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होगा, ठीक है। ये जो सीरीज होगा मेरे प्यारे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होगा। तो सर, वेदों की संख्या की यदि हम बात करेंगे तो माय डियर याद रखोगे, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद जो है ये हमारा 4 वेद है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चंस के उन्मुख चलते चलिए, एकदम क्वेश्चनों का जो सीरीज होगा एकदम धमाकेदार होगा। काफी सारे क्वेश्चन से हम लोग
रूबरू होंगे। सर दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो में है ना सर, ये किस चीज पे पहलू जो है डाले हैं, यानी यही आपसे पूछी जा रही है सर। मौर्य वंश की बात की जा रही है और मौर्य वंश के जो संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना अकेले नहीं करते हैं सर, उनके साथ एक सहयोगी राजनीतिक के बहुत ही जाने माने विद्वान जो है उनके सहयोग से सर मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो सर उसी काल, उसी समय, उसी वंश में सर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, राजनीतिक गुरु, ठीक है, जिनका नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य से हम लोग जानते हैं। तो सर उसी मौर्य वंश में सर इसने एक पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र पुस्तक में दोस्तों राजनीतिक नीतियों के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शंस बी देने वाले बच्चे राइट होंगे, ऑप्शन बी देने वाले बच्चे राइट होंगे दोस्तों, याद रखोगे, ठीक है, याद रखोगे सर। यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात यहाँ पे की गई है, तो कौटिल्य जो है इसके क्या होंगे सर, कौटिल्य इसके क्या होंगे, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। सर ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है और इस पुस्तक की रचना जो है की जाती है, और किससे संबंधित है सर, मौर्य वंश से संबंधित है। तो आपसे ये यदि पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, इसके फाउंडर के बारे में यदि बात किया जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या बताओगे कि सर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, जिन्होंने सर मौर्य वंश की स्थापना की है चाणक्य से जो है शिक्षा लेने के बाद। ओके जी हाँ, या क्वेश्चंस यदि ये आपसे पूछते, पूछो क्या पूछेगा, या क्वेश्चंस आपसे ये पूछते बच्चों, हमने इतनी सारी क्वेश्चंस को देखा, तो अब जरा सा यहाँ पे एक और मैं पुस्तक की बात करूंगा बच्चों। कलहन एक पुस्तक है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है ये बताइए। एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है, ठीक है, कलहन, बताइए तो बच्चों इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। कलहन पुस्तक, कलहन पुस्तक रचयिता, रचयिता। मेरे प्यारे साथियों यदि सेशन बढ़िया लग रही है आप सभी को, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फास्ट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और याद रखोगे सर कलहन पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो राजतरंगिणी का नाम आता है, राजतरंगिणी जी का नाम आता है, जिनके द्वारा सर कलहन पुस्तक की रचना की जाती है। स्पष्ट है, जी हाँ स्पष्ट है। दोस्तों बात करेंगे महाभाष्य, बताते चलेंगे बच्चों, क्वेश्चंस की सीरीज यूं ही जारी रहेगी। हम लोग टॉप से जो है ना बच्चों, लो टू टॉप लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक चीज हम लोगों को पढ़ लेनी है, ठीक है। सामान्य ज्ञान जैसा कि जानते हो यह एक समुद्र है, ठीक है, 7 समुद्र। सॉन्ग सुने हो ना सर, सातों जन्म में तुझे यूं ही देखा करेंगे यार, जब तक एग्जाम ना निकले, जब तक पढ़ते रहेंगे यार। लेकिन इन सभी प्रश्नों को देखकर ये लग रहा है कि यूं ही हमारा एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं बढ़िया लगा होगा। चलिए वेल डन सर, बात करेंगे हम महाभाष्य, बताते चलोगे, ठीक है। महाभाष्य पुस्तक के रचनाकार, पुस्तक के रचनाकार कौन है या रचयिता, महाभाष्य। क्या बात है बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, तो भाई वही सातों जन्म वाली जो है ना सर फीलिंग आएगी यदि एग्जाम आपकी निकल जाती है तो। ऑफ कोर्स सर दुनिया की कोई भी शक्ति जो है ना सर नहीं रोक सकती है बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को, जो है आप सभी लोग जरूर क्रैक कर पाओगे, ठीक है, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स आपकी सुबह एग्जाम क्रैक हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। ओके
तो याद रखोगे महाभाष्य। महाभाष्य की बात करेंगे तो आप सभी तमाम बच्चे क्या बता रहे हो सर? पतंजलि। वेल डन, बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। चलिए, तो याद रखोगे यहाँ पे ये सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न काफी प्यारा है, काफी इंटरेस्टिंग है। सर बात किया जा रहा है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? सर अष्टाध्यायी, जैसा कि मैं पिछले काफी सारे क्लासेस में, लेक्चर में जो है मैं इस चीज के बारे में जिक्र जो है कर रखा हूं कि सर जो बुक और ऑथर वाली जो पोर्शन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? सर वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? दोस्तों याद रखोगे अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना सर पाणिनि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट होंगे। लेकिन मेरे प्यारे और हंसते खिलखिलाते मेरे सभी तमाम स्टूडेंट, सर एक नाम आ रहा है, जरा सा उनके बारे में पूछना चाहूंगा। आप लोगों को मैं काफी बार बताया हूं सर, बात करेंगे वाल्मीकि के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी, किस ग्रंथ की रचना की गई थी, बताइए। हाँ, चलिए दो ऑप्शन भी दे दें आपको। रामचरित्र की रचना की गई थी या रामायण की रचना की गई थी वाल्मीकि के द्वारा? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई थी, ठीक है, या रामचरित्र मानस की रचना की गई थी? आप लोग बताइए जरा सा, मैं सभी का कमेंट भी देख पा रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे सभी तमाम स्टूडेंट फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग। हाँ, क्या बात है, यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें और प्रश्नों का जवाब देते रहें। वाल्मीकि, वेल डन मेरे प्यारे साथियों, वाल्मीकि जी के द्वारा यानी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। ठीक है, तो रामायण की रचना की गई थी। रामायण रचयिता, ओके, नो डाउट, नो डाउट। सर रामचरितमानस की बात करेंगे तो तुलसीदास जी का नाम आता है। आई होप आपको पता होगा। अब देखिए सर, एक और नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नाम बोलोगे कि सर क्या है? सर वेद व्यास। सर इनके द्वारा बहुत ही बड़ी जो है ग्रंथ की रचना की जाती है, लिखी जाती है। वेद व्यास दोस्तों आप लोग बता सकते हैं? वेद व्यास, महाभारत, महाभारत, महाभारत। ओके, हाँ, याद रखोगे ना? जी हाँ, कुछ बच्चा नए होंगे, उनको पता नहीं होगा, वो जान जाइए। रामचरितमानस, रामचरित मानस के रचनाकार, रचयिता, मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे सर, रामचरितमानस के जो रचयिता थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी थे। गोस्वामी तुलसीदास, क्या बात है सर, तुलसीदास, मजा आ जा रहा है एकदम पढ़ के, है ना? ऑफ कोर्स मजा आ जाएगी सर, ऑफ कोर्स मजा आपको आने वाली है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा मजा उस समय आएगी जब आपके बीच प्रश्नों की कतार यूं ही जो है ला दी जाएगी, और जब टिक आउट करोगे तो उस समय जो है ना सर, एकदम और मजा वाली जो है ना फील आएगी। ठीक है, बशर्ते आप लोग हर एक चीजों को पढ़ते रहें। ठीक है, हाँ, हर एक चीजों को पढ़ते रहें। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत खूब। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। उससे पहले मैं क्वेश्चंस को जूम करना चाहूंगा ताकि मेरे सभी बच्चे देख पाए। सर फयान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या वर्मा? भाई फयान नामक एक व्यक्ति जो है सर कहाँ का रहने वाला था? भूटान, अमेरिका, चीन या वर्मा? बता सकते हैं आप लोग? मेरे प्यारे साथियों, फयान ये कहाँ का निवासी था? तो सर यह एक चीनी यात्री था। याद रखोगे आप लोग इस चीज को, फयान एक चीनी यात्री था। लेकिन बिहार पैरामेडिकल में एक सवाल किया गया था कि फयान नामक व्यक्ति या फयान नामक चीनी यात्री किस शासक के शासनकाल में भारत में उसकी आगमन हुई थी? सर उस शासक का नाम जरा सा बता दीजिए आप लोग, सभी लोग। फयान, सभी लोग बताइए मेरे प्यारे साथियों। हाँ, फयान जो थे ना सर, ये किसके शासनकाल में जो है भारत में आए थे? बताइए।
फटाफट सभी लोग बताओ यहाँ पे, फटाफट सभी लोग बताओ मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे। हाँ, फयान जो थे ना, ये किसके शासनकाल में भारत में आए थे? किसके शासन काल में? ठीक है, हाँ सर, जो है ना सर, भारत में आए थे। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे साथियों। उस व्यक्ति के शासनकाल में आया था जो कि काफी जो प्रसिद्ध था, काफी शक्तिशाली व्यक्ति था सर। बताइए आप लोग, बिल्कुल फास्ट बताइए सर। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का जो है नाम यहाँ पे आता है सर, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान नामक चीनी यात्री सर भारत में इसकी आगमन हुई थी। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी आंसर यहाँ पे देते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, हाँ, या विक्रमादित्य भी आप लोग याद रखोगे सर, या विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है, हाँ विक्रमादित्य, यानी सर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो व्यक्ति था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो इसको दोनों नामों से जाना जाता है सर। ठीक है, याद रखोगे, विक्रमादित्य का मतलब होता है सर, क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? तो याद रखोगे विक्रमादित्य का जो अर्थ होता है, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है ना, वो होता है पराक्रम का सूर्य, पराक्रम का सूर्य। दोस्तों इसकी अर्थ होती है, अर्थ, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों, पराक्रम का सूर्य, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, वेल डन सर। हाँ, इसकी अर्थ क्या होती है सर? पराक्रम का सूर्य, यानी किसी से ना पराजित होने वाली जो शक्ति थी सर इसके पास थी, यूं ही इसका विक्रमादित्य नाम नहीं दिया गया। ठीक है, और इसने विक्रमादित्य उपाधि भी धारण जो है करता है। ओके, जी हाँ, याद रखोगे सर। हाँ, ठीक है ना, याद रखोगे, जो है ना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सर, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताइए सर, यात्री इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? सर एक और यात्री का आगमन होता है जिसका नाम था इब्न बतूता, ये कहाँ के रहने वाला था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? बताइए तो सर, कहाँ का रहने वाला था? बिल्कुल फास्ट। इब्न बतूता की बात यदि किया जाए तो क्या आप लोग बता सकते हो? बहुत अच्छी बात है बच्चों, एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चंस यूं ही जारी रहेगा सर। कौन यात्री कहां से आया था, कौन राजदूत कहां से आया था, प्रश्न बिहार पैरामेडिकल में पूछ रखा है, तो इंपॉर्टेंट जितनी भी यहाँ पे प्रश्न होगी इनसे रिलेट मैं हर एक चीजों को बता दिया करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखोगे, यात्री इब्न बतूता ये मोरक्को देश से भाई आया था, वहीं का रहने वाला यह व्यक्ति था। ठीक है, तो सर मोरक्को का नाम आता है सर, बात करेंगे सर। ठीक है, यह जो था ना सर, मोरक्को एक शहर है, कहाँ पे शहर है? तो ये दक्षिण जो है ना सर, हाँ, दक्षिणी अफ्रीका का एक शहर है मोरक्को। ओके, तो इस चीज को आप लोग जो है ना सर याद रख लोगे, तो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाएगा कि सर दक्षिणी अफ्रीकी, ठीक है, गौर फरमाएंगे, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, ठीक है, हाँ, इब्न बतूता, गौर फरमाएंगे बच्चों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भाई भारत आया था? अब ये बता दीजिए आप लोग, उस समय कौन सा जो है राजा थे भाई भारत के, किसकी शासन हुई करती थी?
तो दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो थे ये किसके शासनकाल में भारत आया? चलिए, भारत आया दोस्तों, याद रखोगे आप लोग, याद रखोगे मेरे प्यारे साथियों। सर एक नाम निकल कर आता है, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद, ठीक है, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर इसकी आगमन होती है, तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर दक्षिणी जो है ना सर अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत आता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे दोस्तों। एक प्रश्न मैं और आप लोगों से करना चाहूंगा सर, यात्री से संबंधित पूछोगे कि सर कौन सा प्रश्न, तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और सवाल है, देखिए पूछोगे कि सर कौन सा सवाल है, सर हर्षवर्धन के समय में भाई कौन यात्री भारत में आया था? चलिए बताइए सर, हर्षवर्धन यह एक राजा थे, ठीक है, बताइए तो जरा सा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय में जो है ना सर कौन, हर्षवर्धन के समय में जो है ना सर कौन सा चीनी यात्री, कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? चीनी यात्री भारत आया था, बताइए तो सर, चीनी यात्री भारत आया, बताइए। हाँ सर, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री सर भारत में आता है? याद रखोगे किनका नाम है? याद रखोगे आप लोग सर? वो था ना सर, हेन सॉन्ग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, हेन चोंग जो है ना सर नाम इसका आता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है ना सर इसकी आगमन हुई थी भारत में, ओके, लिखते हुए चलेंगे बिल्कुल फास्ट। सभी लोग लिख रहे हो, एक बार मुझे कंफर्म करोगे? सभी लोग लिख रहे हो, एक बार मुझे कंफर्म करोगे मेरे सभी प्यारे साथियों? क्या बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया सर। चलिए बहुत खूब, क्योंकि एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन आप सभी तमाम विद्यार्थियों के लिए सर, खुद के साथ एक बहुत ही प्यारा सा लाइन आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। वो लाइन, वो मोटिवेशन लाइन ये है सर, खुद के ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका होगा, ठीक है। तो भाई ऑफ कोर्स इस मोटिवेशन कोड को आप लोग समझ पाए होंगे। तो केवल जो है ना सर अपने आप पे विश्वास रखना है कि जी हाँ, मैं जो है ना उस मुकाम, उस ऊंचाई तक जो है मैं जरूर पहुंच पाऊंगा, जरूर पहुंच पाऊंगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल मेहनत, लेबोरियस जो है ना सर बनना होगा इसके लिए, ठीक है। जी हाँ, तो स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ ये चीज याद रखोगे सर, आज की जनरेशन में, आज के ये जो समय चल रही है सर, इसमें वैसे व्यक्तियों की ज्यादा काउंटिंग होगी जो व्यक्ति स्मार्ट वर्क से जो है ना सर अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क कीजिए बच्चों, कम देर ही पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, ठीक है, जहां से इजिली आप लोग जो है ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओ, ठीक है। लेकिन स्पेशली आप लोग बिहार पैरामेडिकल एग्जाम के लिए जुड़े हुए हो तो आप लोग समझ सकते हो सर, इसका जो सिलेबस की बात करें ना ज्यादा टफ नहीं है ना। इसकी यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो ज्यादा टफ नहीं है, यूं ही आप लोग क्रैक कर सकते हो, बशर्ते थोड़ा सा जो है ना सर अपने माइंड को रील्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो है ना, फलाना और कितना जो है यहाँ पे सोशल मीडिया जो है भाई साइटें हैं, इन सभी चीजों से थोड़ा सा आप लोग जो है ना सर इग्नोरेंस जो है होनी चाहिए, ठीक है। अनदेखे जो है यदि आप लोग करते हो ऑफ कोर्स सफलता मिलेगी आप लोगों को, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, यस सर आपने सही कहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके स्क्रीन पे होंगे बच्चों। प्रश्न क्या है बताइए सर? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
सर काफी सारे विद्वानों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की जा रही है, लेकिन एक विद्वान जो कि काफी फेमस है ना। क्या बात है सर, वेल डन, बहुत अच्छी लाइन है ना। तो सर निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? याद रखोगे सर, दयाराम सैनी का नाम आता है। ठीक है, दयाराम सैनी का नाम आता है, जिनके द्वारा सर हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना सर की गई थी। ओके, स्पष्ट है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, याद रखोगे 1921 ईस्वी में सर इस चीज की खोज की गई थी। ओके, यस, कब? तो 1921 ईस्वी में, है ना। याद रखेंगे इस चीज को। चलिए चलिए तब इसी के साथ अब अगली क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, अगला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न कही जा रही है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी? दिए गए इस 4 ऑप्शन में एक जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग। दोस्तों याद रखोगे ऑप्शन ए देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट होंगे, कांस्य युग थी। ठीक है, कांस्य युग थी। जी हाँ, इस चीज को आप लोग याद रखोगे। ओके, हाँ सर, बात करेंगे जो हड़प्पा निवासी थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो भाई ग्रामीण क्षेत्र के थे या शहरी क्षेत्र के थे, बता सकते हैं आप लोग? हम्म हड़प्पा जो निवासी थे वो कहाँ से थे भाई? हड़प्पा, क्वेश्चंस यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता, गौर फरमाएंगे सब, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण या शहरी? जो थे ना बच्चों, निवासी थे, कैसा? वेल डन दोस्तों, याद रखो कि ये लोग शहरी थे। ठीक है, कैसा थे? तो शहरी थे, है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे। ओके, ठीक है, शहरी क्षेत्र से थे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें शहरी वाले को आप लोगों को टिक आउट करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सर किस शासक के शासनकाल में जो है ना सर नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है गमन हुआ था? बताओ सर, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है सर गमन हुआ था? जो है गुप्त या हर्षवर्धन? चलिए, ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। बताइए तो जरा सा, क्या बता रहे हो? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है वो गमन हुआ था? क्या बात है दोस्तों, याद रखोगे ऑप्शन बी देने वाले जो बच्चे होंगे वो राइट होंगे। सर अशोक का नाम आता है, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, काफी शक्तिशाली शासकों में सर इनकी गिनती होती है। सर ये बिंदुसार के पुत्र होते हैं और इनका जो है ना सर 99 भाई होता है। ठीक है, 100 भाई होता है इनको कैलकुलेट करके, लेकिन सर ये गद्दी पे बैठने के लिए, ठीक है सर, अपने 99 भाइयों को जो है ना सर मारकर कुएं में भाई डाल देता है कि भाई कोई भी भाई गद्दी पे नहीं बैठेगा, केवल हम ही बैठेंगे। ठीक है, तो ये प्रियदर्शी से भी जाना जाता है। ठीक है, ये प्रियदर्शी से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, पिता नहीं चाहते थे कि ये गद्दी पे बैठे, लेकिन ये जो है ना सर उनके विरुद्ध शासन किया, शासक बना मौर्य वंश के, और काफी प्रसिद्ध शासक होता है। ठीक है, काफी शक्तिशाली शासक होता है दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज को। तो ऑप्शन बी देने वाले जो बच्चे होंगे वो राइट होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन दोस्तों जो है ना एक कलिंग युद्ध होती है, ठीक है, 261 बीसी में एक कलिंग युद्ध होती है। ठीक है, कलिंग युद्ध होती है, कब होती है? एक कलिंग युद्ध होती है सर 261 बीसी में। ठीक है, तो इस युद्ध में सर इतने सारे सैनिक जो है ना सर धाराशायी होते हैं, लहूलुहान होते हैं सर, मृत्यु जो है उन लोगों की हुई रहती है। लगभग सर 2.5 लाख सैनिक जो है मारे जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है, तो कलिंग क्षेत्र के राजा और सर
अशोक के बीच जो है ना, सम्राट अशोक के बीच ये युद्ध होती है। तो सर इस युद्ध में इतने सारे जो सैनिक मारे जाते हैं, इस चीज को देखकर सर इसकी मानसिक जो संतुलन होती है वो बिगड़ जाती है और ये सर निर्णय लेता है, ठीक है, और ये जो है संकल्प लेता है कि अब जो है मैं युद्ध की नीति को छोड़ता हूं और अब जो है मैं धर्म की नीति पे जाता हूं। तो सर आपसे पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक जो है ना बौद्ध धर्म को कब अपनाया? तो सर कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था, ठीक है, वही बौद्ध धर्म की यहाँ पे जिक्र की जा रही है, ठीक है। तो याद रखोगे सर, ये चीजें आपने याद रखा, ये याद रखेंगे सर, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया किसने? कलिंग युद्ध, है ना, या सम्राट अशोक, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग लिख लो, ठीक है, कि सम्राट अशोक, हाँ ये क्वेश्चन सही होगा भाई, इस तरीके से लिखोगे तो सही होगा। सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? अनुयायी था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यानी वो किस धर्म को मानता था? तो आप लोग याद रखोगे सर, ये बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है, हाँ बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को इसने अपनाया। ओके, आपसे यदि कोई पूछे कि कब अपनाया, तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया, ठीक है। तो इसने जो है ना सर धम्म की नीति को अपनाता है, ये कौन सी नीति को? धम्म, धम्म नीति को अपनाता है ये, ब्रैकेट में इस चीज को भी मैंने लिख दिया सर, यानी धर्म की नीति ये अपनाता है। ओके, कौन? सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ओके, तो इसके बारे में अभी आप लोग इतना चीजों को जानिए, ठीक है। ठीक है ना। ओके, तो आप लोग जो है ना सर इतने चीजों को जानिए सर, धम्म नीति को ये अपनाया, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है, इस चीज को भी आप लोग जान जाइए, इस चीज को भी जान जाइए सर, इसने धम्म नीति को जब अपनाया, तो यहाँ पे मैं चीजों को मेंशन करना चाहूंगा, अर्थात सर इसने जो है ना सर तीन चीजें इसने अपनाई युद्ध को छोड़ के। पहला तो सर अहिंसा, ठीक है, यानी मैं अब जो है ना हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा दया, और तीसरा दान, ये तीन चीज भाई जो है अपनाता है। तो इसने धम्म की निपनीयता है, पहला अहिंसा, दूसरा दान, ठीक है, और तीसरा जो है ना दान या दया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज को देख लीजिएगा। ओके, तो धम्म नीति अपनाया सर और इस चीज का निर्णय लिया। चलिए, आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सर किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? हाँ, प्रश्न काफी प्यारा है सर। जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो भाई वो प्रचार के लिए सर देश दुनिया हर एक जगह जो है ना अपने बेटों को, अपने बेटियों को भेजते हैं कि भाई तुम जाओ वहां पे जो है प्रचार करो, बौद्ध धर्म को बोलो कि भाई आप लोग अपनाओ, इस धर्म को अपनाने से जो है काफी जो है लाभ मिलेगा, जो है हिंसा कोई नहीं करेगा, सही मार्ग पे रहेगा सर, शांति बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये जो है ना सर काफी सारे व्यक्तियों को भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सर भाषा का जो है ना सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वो संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी भाषा जो है आती है, बता सकते हैं? सर याद रखोगे ऑप्शंस जो है ना सर, सी देने वाले जो बच्चे होंगे राइट होंगे सर, पाली भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, और जो है प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है, और ब्राह्मणी भाषा का भी प्रयोग किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा यदि बात किया जाए तो पाली भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा सर, पाली भाषा, दूसरा प्राकृत भाषा, और तीसरा ब्राह्मणी भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखोगे तो तीनों भाषाओं में जो है ना सर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। हाँ, एक सवाल और,
सर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गौर फरमाएंगे। बौद्ध धर्म काफी इंपॉर्टेंट है सर। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? किसको भेजा सर? नाम बता दीजिए सर। जो व्यक्ति का नाम आप लोग बताओगे वो सबसे पहले अशोक के द्वारा श्रीलंका भेजा जाता है, सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। याद रखोगे सर? याद रखोगे सर क्या? इस क्वेश्चंस को ध्यान रखोगे सर? ठीक है। नाम याद रखोगे सर। ये अपने बेटा और बेटी को भेजता है जिसका नाम संघमित्रा एवं महेंद्र होता है। महेंद्र, ठीक है। हाँ, संघमित्रा एवं महेंद्र को ये बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजता है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है बच्चों, ठीक है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। चलिए, चीजें क्लियर हैं? अच्छा, अब आपके मन में ये डाउट जो है आएगा, इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो ना, हर एक चीजों को देख लेना है। ये नंबरिंग पे आप लोग फोकस मत करना कि 9 नंबर ही जो है अभी तक क्वेश्चन हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चंस हो रही है वो भी तो क्वेश्चंस ही है ना। तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसी से रिलेट करते हुए दे रहा हूँ। तो क्वेश्चंस ये ना पूछकर यदि ये भी पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जी हाँ, तो दोस्तों अब आपसे यदि ये पूछा जाएगा, जरा सा स्क्रीन पे फोकस करेंगे सर। जब हम लोग मौर्य की दुनिया में गए हैं, मौर्य वंश की दुनिया में गए हैं, तो इनसे संबंधित और भी चीजों को देख लेंगे सर। चंद्रगुप्त, गौर फरमाते चलोगे। चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? मेरे हंसते खिलखिलाते विद्यार्थी लोग याद रखोगे, चाणक्य जी का नाम आता है। ओके, अब देखिए सर, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त, ठीक है, हाँ, ठीक है। देखते जाइए क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का सर यहाँ पे धर्मगुरु, सर मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके धर्मगुरु कोई और थे और राजनीतिक गुरु कोई और थे। सर राजनीति की जो शिक्षा दिए उनको चाणक्य हम लोग कहते हैं, लेकिन जो धर्म के शिक्षा दिए उनको हम लोग भद्रबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? भद्रबाहु, भद्रबाहु। दोस्तों याद रखोगे सर, ये भी अपने अंतिम समय में भद्रबाहु से शिक्षा लेते हैं। किस धर्म की? तो ब्रैकेट में जैन धर्म आप लोग लिखना, जैन धर्म। यानी मौर्य वंश में जितने शासक आए सभी लोग अलग अलग धर्म के अनुयायी थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के थे। लेकिन इनके पोते, यानी इनके पोते जिनका नाम था सर सम्राट अशोक, ये किस चीज के थे? तो आइए हम लोग जान लेते हैं, है ना। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो यदि आपसे ये पूछे, ठीक है, यदि आपसे ये पूछे क्या कि सर सम्राट अशोक के इंपॉर्टेंट हर एक चीजों को देख लेंगे, इसमें गुरु का नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। जो धर्म गुरु थे सम्राट अशोक के धर्म गुरु की बात यदि किया जाए तो किनका नाम आप लोग याद रखोगे? बच्चों उपगुप्त जी का नाम याद रखिएगा। उपगुप्त इनके धर्म गुरु थे, यानी धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। बौद्ध धर्म की शिक्षा सम्राट अशोक को किससे मिलता है? उपगुप्त जी से मिलता है सर, ठीक है। कब? तो कलिंग युद्ध के बाद। ओके, और ये बौद्ध धर्म में पूर्ण तरीके से जो है भाई संगलित हो जाते हैं। ओके, चलिए, आशा करते हैं भाई सेशन आप लोगों को बढ़िया लग रही है। दोस्तों जितनी भी ये सभी जानकारी है दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा,
ठीक है, एक एक चीजों को कलेक्ट करके जो है ना बच्चों नोट करके आपके बीच जो है लाई जाती है, ताकि मेरे जितने भी बिहार पैरामेडिकल के शेर और शेरनी है इन लोगों को लाभ जो है ना सर मिल सके, है ना। तो ऑफ कोर्स मिलेगी सर, कोई डरने वाली बात नहीं है, केवल पैशंस के साथ हर एक चीजों को पढ़ते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म करने वाली पहली यदि हम लोग बात करते हैं तो वो कौन थी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बता दीजिए। हाँ, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला, आंसर जरा सा दे दीजिए सभी लोग, फटाफट दे दीजिए। चलिए, क्या बात है सर, क्योंकि किसी ने लिखा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ओके, तो हौसला यूं ही जारी रखना है और याद रखेंगे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली जो महिला थी दोस्तों, वो महात्मा बुद्ध के सर मौसी थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था सर? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ऑप्शन सी देने वाले जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो महाप्रजापति का नाम जो है यहाँ पे याद रखोगे, ये जो थे ना बच्चों गौतम बुद्ध के ये मासी थी। ठीक है, तो याद रखोगे इनका नाम ये था और इन्होंने सबसे पहले इस धर्म को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट सर, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, जो है मातुत्से तुंग को, या अकबर को, किसको कहा जाता है एशिया की जो है ना सर? हाँ, एशिया की जो रोशनी है हम लोग किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग? फटाफट बताइए। चलिए। बिल्कुल फास्ट, क्योंकि दोस्तों एक प्यारा सा लाइन है। ठीक है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, यूं ही मिलते रहेंगे घड़ी जो घड़ी हो। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है ना मैं चाहता हूं आप लोग बनाओ। ठीक है, तो आशा करता हूं सेशन बढ़िया लगी होगी मेरे सभी प्यारे साथियों। इस प्यारे से सवाल का जो राइट आंसर होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। सेशन बढ़िया लगा तो हार्ट वाला इमोजी सभी लोग सेंड करेंगे। ठीक है, जी हाँ सर, कमेंट बॉक्स में। ओके, और एक प्यारा सा फीडबैक भी आप लोग मेंशन कीजिएगा कि कैसा लगा सेशन। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।